मैं हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो सफ़र है ये कोई आसान नहीं। लेकिन जब कॉलेज समय की बात करता हूँ तो छात्रों के नेता के रूप में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और उस समय मुझे याद है किसी छात्र की, किसी परेशान छात्र की यदि छोटी सी मदद कर दी और उसके बदले एक शब्द धन्यवाद शुक्रिया के रूप में जब रिप्लाई मिलता था तो एक हौसला बढ़ता था। यदि आपको वाकई कुछ योगदान देना तो जरूर नहीं है कि आप सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए आप वैसे घर बैठ के भी खबरों पे नजर रख के उसकी सत्यता को परख करके अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर युवा को करना चाहिए। ईमानदारी से आप आवाज उठाइए, सरकार तक जाइए। देखिए, सत्ता में बैठ के राज करना बहुत आसान है, विपक्ष में रह के सड़कों पर संघर्ष भी करना पड़ता है, ऑफिसों के धक्के भी खाना पड़ता है, परेशान लोगों के साथ खड़ा होना भी पड़ता है, लेकिन ये मेहनत जाया नहीं जाती। आप ईमानदारी से उनके लिए काम करेंगे, वो आपको अपना लीडर बनाएंगे। नेता और लीडर में फर्क है। लीडर वही होता है जो आप में काबिलियत है लीड करने की, किसी को नेतृत्व देने की। तो लीडर बनिएगा, नेता मत बनिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजनीतिक.com पर और मैं हूं केशव मोहन मिश्रा। लगातार हम आपको राजनीति की उन शख्सियतों से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक पटल पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। सर, आपका राजनीतिक.com पर बहुत स्वागत है। हम नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं। सर, आपकी शुभकामनाएं बहुत अपेक्षित है। शुभकामनाएं। परमात्मा आपके इस चैनल के इस प्रयास को ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। और आपने जो कहा कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों को आप जनता से रूबरू कराते हैं, तो शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा, धन्यवाद। सर, लोग कहते हैं कि आपने बहुत कम उम्र में जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी में शुरुआत की और आप जिस पटल पर पहुंचे हैं, ये लोगों के लिए एक नज़ीर है, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो आजकल के युवा राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, दो बात आपने की मेरे संदर्भ में कही, तो मैं इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत भाग्यशाली रहा और छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति में जो प्रवेश किया, कांग्रेस परिवार से जुड़ा। आज उसका नतीजा है कि मैंने शायद अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा, मैंने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में 2 बार कॉर्पोरेटर में जीता, MLA रहा। तो एक तरफ संगठन का भी अनुभव और आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर भी पटपड़गंज क्षेत्र को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ। लेकिन मैं हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो सफ़र है ये कोई आसान नहीं है। लेकिन जब कॉलेज समय की बात करता हूँ तो छात्रों के नेता के रूप में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और उस समय मुझे याद है किसी छात्र की, किसी परेशान छात्र की यदि छोटी सी मदद कर दी और उसके बदले एक शब्द धन्यवाद शुक्रिया के रूप में जब रिप्लाई मिलता था तो एक हौसला बढ़ता था। कई बार रोंगटे खड़े हो जाते थे कि यार इसमें ऐसा क्या कर दिया। वो जो दुआएं, खासतौर से जब माँ बाप साथ में होते हैं, कोई परेशान छात्र है, खासतौर पर जब एक ऐसा समय होता था एक छात्र के 2 जगह एडमिशन हो रहे हैं, तो कई बार एक छोटा सा काम, डॉक्यूमेंट निकलवाना, उसके बदले एक धन्यवाद शुक्रिया मिल जाना, तो ये कहीं ना कहीं हौसला आ जाए। तो उसमें एक मज़ा आने लगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं और लोग जब आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं और वो मानते हैं, तो उसके बदले जो उनकी दुआएं और जो धन्यवाद के रूप में शब्द आते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। जहाँ तक राजनीति में आपने युवाओं से आने के लिए जो बात कही, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप निस्वार्थ भावना से जुड़िए, अपना बेस्ट दीजिए, लोगों की मदद करिए, आवाज़ बनिए। ऊपर वाला आपको मौका देता है, लोग आपको नेता चुनते हैं, उनके भरोसे को टूटने मत दीजिए। सामाजिक जीवन में सेवा भाव के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप अपनी संस्था बना सकते हैं, कोई फेडरेशन बना सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हैं, बहुत बड़ा दायरा है। लेकिन राजनीति एक ऐसा फील्ड है, मंच है, जहाँ आप सेवा भी करते हैं। आप चुने जाते हैं तो विधायी काम में आप कानून बनाते हैं, आप जनता की आवाज़ बन के उन नीतियों को अमल करने के लिए प्रयास करते हैं। सो आपको खुद सोचना है कि वाकई आप ये करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ एक विचारधारा जिससे आप लगाव रखते हैं, जिससे जुड़ना चाहते हैं, उससे जुड़िए और अपने काम जो आपने सोचा है, ख़ास तौर से जो जनमानस की सेवा इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, या यूँ मैं कहूँ कि आप यदि गांव में भी हैं और गांव के लिए भी कुछ बेहतरी के लिए सोचते हैं, क्योंकि सांसारिक जीवन में सब अपने अपने समस्याओं में परेशान हैं, घिरे हुए हैं, चुनौतियां हैं जीने की, अपने बच्चों को पढ़ाने की, आगे बढ़ने की।
तो इसमें बहुत कम लोग हैं जो युवा समय में आकर के इस तरफ सोच पाते हैं। लेकिन जो सोच रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, बेशक आप चुनाव न लड़ें, बेशक आप राजनीति ना करें, लेकिन राजनीतिक और देश के हालातों पर नज़र जरूर रखें जी। जब तक आप नज़र नहीं रखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि इस मुल्क के विषय क्या हैं, युवाओं के विषय क्या हैं, महिलाओं के विषय क्या हैं, गाँव के विषय क्या है, शहर की दिक्कतें क्या हैं, उनके समाधान क्या है, सरकार क्या पॉलिसी बना रही है। क्या केवल जीतने के लिए, सत्ता पे काबिज होने के लिए केवल आश्वासन तो नहीं दिए जा रहे, झूठे वादे तो नहीं किए जा रहे। आप उन खबरों को, उन विषय को आप समीक्षा करिए, सरकार के जो फैसले आ रहे हैं उन पे आप गौर करिए, मत आइए राजनीति में, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिए। आप माफ़ कीजिएगा, आज आपका ये साथी रिकॉर्ड कर रहा है मेरी वॉइस, आज इतना इजी हो गया है किसी भी जानकारी को खंगालना। हालांकि सच और झूठ सब कुछ आज परोसा जा रहा है व्हाट्सएप की इस दुनिया में, पर कहीं ना कहीं आप फैक्ट्स की जानकारी आप ले सकते हैं तब निर्णय। लेकिन हाँ, यदि आपको वाकई कुछ योगदान देना है तो जरूर नहीं है कि आप सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए आए। आप वैसे घर बैठ के भी खबरों पे नज़र रख के उसकी सत्यता को परख करके अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और मुझे लगता है ये हर युवा को करना चाहिए। सर, आप विधायक भी रहे हैं और इस वक्त आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने युवा वर्ग से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, तो कौन सा ऐसा काम था जो पहला काम आपको अगर याद हो कि आपने कर लिया हो और आपको लगा हो कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है और जिसके लिए आपने बहुत संघर्ष भी किया हो, वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, वहाँ एक अलग अनुभव था। वहाँ छात्रों से जुड़े मुद्दे थे, जैसे फीस वृद्धि का था, स्पोर्ट्स के बच्चे थे, उनकी सुख सुविधाओं का इश्यू था, तो उसमें एक अलग आनंद था। सोचिए, युवाओं का आप नेता हो और युवा आपसे उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारे ये हक है, हमें दिलाइए। लाइब्रेरी का विषय है, फीस वृद्धि का था, पास का था, नई बिल्डिंग का था, स्पोर्ट्स ग्राउंड का था, स्पोर्ट्स फैसिलिटी का था, ये मुद्दे उस समय होते थे। हाँ, कुछ नेशनल वाइड भी विषय होते थे जिन पर डिबेट रही होते थे, तो एक वहाँ का अलग अनुभव है। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेटर बना तो एमसीडी से जुड़े संबंधित विषय थे। फिर उसके बाद मैं विधायिका में पहुँचा, विधायक बना, तो वहाँ एक अलग विषय थे और अलग फील्ड था काम करने का। तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे शिक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, तो अलग अलग विषय पे मैंने समस्याओं को फेस किया है, हल भी किया। लेकिन जो आपने एक घटना पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ, संजय झील हमारे यहाँ की प्रतिष्ठित झील है, जमुना पार की पहचान है, खासतौर से पांडव नगर और मईल विहार के अंदर संजय झील के नाम से फेमस है। तो वहाँ एक अंग्रेजों के राज के कुछ समय बाद एक ठेका खुला और वहाँ एक पांडव नगर है और एक पांडव नगर मदर डेयरी के सामने। तो ये हाईवे NH-24 के लेफ्ट और राइट में ठेका और मदर डेयरी, उसके ठीक सामने पांडव नगर है। तो वहाँ जनरली जब मैं जाता था, मैंने 12 साल उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया, तो पांडव नगर वासी मुझसे एक बात जरूर कहते थे कि जी, हम यदि कहीं बाहर से ऑटो करें और हम उनसे कहें कि भाई पांडव नगर जाना है, तो ऑटो वाला कहता था कौन सा पांडव नगर, शराब के ठेके वाला पांडव नगर या मदर डेयरी वाला? तो जी, आप हमारे ये जो कलंक है शराब के ठेके वाला, इसको आप मिटा दीजिए। और मुझे खुशी है, उसके लिए मैंने संघर्ष किया। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और उन महान शख्सियत को मैं आज नमन भी करता हूँ। उन्होंने उस क्षेत्रवासियों की इस प्रॉब्लम को, समस्या को समझा और मुझे याद आता है, लोगों को मैंने विश्वास दिलाने के लिए, वहाँ एक बड़ी रामलीला होती है लगभग 30-35 साल से, राम लखन धार्मिक रामलीला पांडव नगर, तो उस मंच से भी लोगों ने मुझसे प्रॉमिस ले लिया था और मैंने ये कहा था कि यदि ये ठेका बंद नहीं हुआ तो मैं अगली बार इस रामलीला मैदान के मंच पर नहीं आऊँगा। परमात्मा ने, प्रभु ने सुनी और मैं कामयाब हुआ सरकार को समझाने के लिए कि ठेका स्वाभाविक है, कुछ रेवेन्यू आता होगा, लेकिन बदनामी को लेकर के हम कमाई करें वो उचित नहीं है। सुरक्षा को हम ताक पे नहीं रख सकते हैं। और कई वीडियोस, कई सर्वे, कई विजिट मैंने वहाँ कराए। AK सिंह साहब उस समय कमिश्नर होते थे, मैंने जाके मौके पे विजिट कराया, दिखाया किस तरह से असामाजिक तत्व वहाँ बैठ के शराब पीते थे। संजय झील के अंदर विजिट किया मैंने, वो मंजर में जब उनको रूबरू करा रहा था तो उन्होंने माना कि वाकई ये ठेका आज कलंक है और फाइनली वो ठेका बंद हुआ। शीला जी ने ऑर्डर किया, तो उस घटना को मैं नहीं भूल सकता हूँ। बाकी और कई ऐसे विषय हैं, जैसे 16 कॉलोनियों में सीवर लाइन सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र में डलवा पाया, तो वहाँ के लोगों ने शीला जी का भव्य स्वागत किया था, धन्यवाद रैली भी की थी। तो कई ऐसी मेरी घटनाएं हैं। गरीबों की पेंशन के विषय पे मैंने कई बार आवाज़ उठाई। गरीब लोगों को जब चेक मिलते थे, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती थी, वो मुझे आज भी याद आता है। उनकी दुआएँ, उनके हाथ मेरे सर पे दुआ स्वरूप जो है रख के जाते थे। तो
बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जनसेवा में देखिए आपको फाइनली एक धन्यवाद और दुआ मिलती है, वो आपको प्रेरणा देती है काम करने के लिए। सर मैंने DPCC लंबे अरसे से कवर की है, मैंने भारत जोड़ो यात्रा भी कवर की है, मैंने आपको बहुत एक्टिव और पॉजिटिव देखा है। ये अमूमन आज की राजनीति में कम लोगों में मिलता है। तो आप इतना सकारात्मक रहते हैं, जिससे मिलते हैं, सबको समय देते हैं, तो ये सकारात्मकता आप अपने जीवन में कैसे ले आते हैं? देखिए, जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो जो मैंने निर्णय लिया मुझे राजनीति में जाना है, तो माफ़ करिएगा उस दिन से तो एक बात तय थी कि मैं लोगों के लिए अवेलेबल रहूँ। जी, कई बार मेरे घर वालों को शिकायत जरूर रहती है, लेकिन जनता से, चाहे मैं MLA रहा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा, पार्षद रहा, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और आज भी मेरे घर पे कभी ताला नहीं लगता। मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, दल्लोपरा गांव में मेरा निवास है। आप आइए, कभी आइए, देखिए रात को भी आपको दरवाजे खुले नज़र आएंगे, खुला दरबार है, आप आएँ मिलें। और ये सच है कि मैं जब अध्यक्ष बना तो मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी, राहुल जी ने, सोनिया जी ने जिम्मेवारी दी, और इस उम्मीद के साथ दी कि दिल्ली के विषय पर आप बेबाकी से टिप्पणी करेंगे, आप विषय उठाएंगे, और मैं धन्यवाद देता हूँ इस विश्वास के लिए। और इस विश्वास पे खरा उतरने के लिए स्वाभाविक है मुझे प्रयास करें, तो मैं प्रयास करता रहता हूँ निरंतर। लगभग 25 साल मुझे हो गए हैं छात्र जीवन से अब तक सक्रिय राजनीति में। और दिल्ली के अंदर मैं बहुत जगह गया, पूर्ण खुली यात्राएं निकाली, जैसा आपने कहा, धरने, प्रदर्शन, कोरोना काल में कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। तो यदि ये संभव हो पाए तो ये पार्टी वर्करों की वजह से हो पाए। सर आपको क्या लगता है कि देश में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिन पर काम होना चाहिए इस वक्त वर्तमान परिवेश में? ये मुझे लगता है जो राहुल जी ने विषय उठाए, इन विषय को भी सामने रख लें तो स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। जी, सबसे बड़े विषय इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा, सद्भाव, मोहब्बत, प्यार, किसानों को सुरक्षा, और ये तमाम मुद्दे आज से नहीं चल रहे। ये मुद्दे लगातार, कोई नए मुद्दे नहीं आए, और यही बात राहुल जी कह रहे हैं। तो मेरे कोई अलग से राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी में राहुल जी की जो राय है, मुझे लगता है ये देशवासियों की राय है। तो स्वाभाविक है, फिर जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में जनता के मुद्दे होते हैं, और उन मुद्दों को लेकर के राहुल जी उतरे। तो राहुल जी ने सिर्फ ये कहा, क्या ये मुद्दे सही हैं? लोगों ने कहा जी बिल्कुल ये मुद्दे हमारे हैं। महिलाएं मिली तो उन्होंने अपनी बात की, युवा मिला तो उन्होंने अपनी बात की, किसान मिले तो उन्होंने बात की, और जिस प्रदेश से निकले, माफ़ कीजिएगा, हर वर्ग से मिलने की कोशिश राहुल जी ने की। और ये जब मुलाकातें हुई, वो आवाज़ बनी, वो आवाज़ गूंजी देश में, उन लोगों तक भी पहुंची शायद जिनकी वो परेशानी भी ना हो। हर वर्ग का अलग अलग परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन इस यात्रा ने हर वर्ग को हर वर्ग की परेशानी से रूबरू करा दिया, और जिसका श्रेय केवल राहुल गांधी जी को जाता है। तो आज जो बड़े मुद्दे हैं, युवाओं की बात करें तो मुल्क में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज हर युवा मोबाइल पे बिजी है, फ्री डेटा से पेट नहीं भरने वाला है, उसका भविष्य आगे नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन आज हर व्यक्ति 2 वक्त के खाने पे और मोबाइल पे बिजी कर दिया गया है। आज उस महिला का दर्द कि मैं क्या बना के बच्चों को खिलाऊं, आज युवा का कि घर लौट के मैं अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊं, डिग्री हाथ में है। तो ये विषय हैं। आज किसान जो पसीने के रूप में अपना खून इस ज़मीन में मिलाता है और अन्न पैदा करता है, इस मुल्क का पेट पालता है, आज वो किसान 850 से ज़्यादा मर जाएं। तो ये जो माहौल है, ये सारे विषय हैं। मुझे लगता है इससे हट के जो सरकार काम कर रही है, सरकार को सजग होना चाहिए। राहुल जी कोई अपना दर्द बयान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी इस मुल्क के लिए बने हैं, इस मुल्क के विषय उनको सामने रख रहे हैं, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। सर, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं, क्या ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर राजनीति से हटकर काम होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये बीच बीच में देखिए, हर पार्टी इस तरह के प्रयास करते रही है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, राय ली जाए, कोई संपूर्ण नहीं होता। हर आदमी में दोष होते हैं, हर आदमी में खासियतें होती हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ 15 साल शीला जी के उस कार्यकाल को जो कांग्रेस के समय में रहा, और दिल्ली की जब मैं कल्पना करता हूँ 90s और 2000 से पहले और बीच का जो समय था, क्या दिल्ली होती थी, और 2013 के बीच में जो दिल्ली बनी, विश्व के पटल पे जो पहचान बनी, नए नए आयाम जो स्थापित हुए, तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे विषय हैं। सबसे बड़ा विषय तो यही है जो आपने कहा कि जिस पे काम होना चाहिए पार्टी से हटके, कि दिल्ली की आबो हवा हमें साफ करनी चाहिए। इसमें दिल्ली वासियों के योगदान को भी लेना चाहिए, जो शायद दिल्ली के लोग करते भी हैं। ऑडिबल लगता है तो दिल्ली के लोग भी समर्थन करते हैं। आज आबो हवा हमारी आने वाली जनरेशन, आज वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि पर्यावरण की मैं बात कर रहा हूँ। पर्यावरण चाहे हवा का हो, ध्वनि का हो, हर तरह का पर्यावरण साफ होना चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए।
हवा साफ होनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, सड़कें सुंदर सड़कें होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, बेरोजगारी पे काम करना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा की बात। आखिरी सवाल है, राजनीतिक जीवन के आपके जो अनुभव रहे हैं उसको लेकर आपका मूल मंत्र क्या है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईमानदारी से यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं, ईमानदारी से अपने दायित्व निभाइए। जो वर्ग आपको अपना नेता मानता है, जो अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी को लेकर के आपसे उम्मीद रखता है कि संघर्ष करिए, हमारी आवाज़ बनी है, मैं आपसे विनती करूँगा ईमानदारी से आप आवाज़ उठाइए, सरकार तक जाइए। देखिए, सत्ता में बैठ के राज करना बहुत आसान है, विपक्ष में रह के सड़कों पर संघर्ष भी करना पड़ता है, ऑफिसों के धक्के भी खाना पड़ता है, परेशान लोगों के साथ खड़ा होना भी पड़ता है, लेकिन ये मेहनत जाया नहीं जाती। आप ईमानदारी से उनके लिए काम करेंगे, वो आपको अपना लीडर बनाएंगे। नेता और लीडर में फ़र्क है। लीडर वही होता है जो आप में काबिलियत है लीड करने की, किसी को नेतृत्व देने की। तो लीडर बनिएगा, नेता मन बनिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। अनिल चौधरी जी हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे देश में सकारात्मक राजनीति को बढ़ाया जा सकता है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी समय समय पर कहती है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात करती है, तो वो तमाम विषयों पर हमने उनसे चर्चा की। ऐसे ही तमाम राजनीतिक लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।